नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। अल्मोड़ा में एक दिवसीय भ्रमण पर राज्यपाल हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तो 1:30 पूर्व सैनिकों के साथ बैठक करेंगे। सहायता समूह की प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। अल्मोड़ा में एक दिवसीय ये कार्यक्रम और बैठक होने जा रही। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं अल्मोड़ा से जुड़ी हुई। अल्मोड़ा पहुंचे हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनका भव्य स्वागत भी किया गया। यहां पहुंचने के बाद अल्मोड़ा में एक दिवसीय भ्रमण पर राज्यपाल गुरमीत सिंह बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी रखी गई है। इस बैठक में शामिल होंगे गुरमीत सिंह। 1:30 पर भूतपूर्व सैनिकों के साथ बैठक होगी। तो सहायता समूह की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे गुरमीत सिंह। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा दौरे पर हैं और अल्मोड़ा पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह का भव्य स्वागत भी किया गया, जिसके बाद अल्मोड़ा में एक दिवसीय भ्रमण पर राज्यपाल बताए जा रहे हैं। खबर हरिद्वार से जुड़ी हुई है। हरिद्वार पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री कृष्ण धाम आश्रम में कार्यक्रम रखा गया है। आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए हैं। मीडिया को कार्यक्रम से दूर रखा गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मीडिया को फिलहाल इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है। हरिद्वार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंच चुके हैं और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें कि शामिल होने के लिए मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। श्री कृष्ण धाम आश्रम में कार्यक्रम रखा गया है, जहां शिरकत करेंगे मोहन भागवत। तो आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत और इस कार्यक्रम से फिलहाल मीडिया को दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। तो पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो हरिद्वार पहुंच चुके हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। उनका ये काफिला जिस दौरान हरिद्वार पहुंचा, उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया हरिद्वार में। तो श्री कृष्ण धाम आश्रम ये जगह बताई जा रही है जहां ये कार्यक्रम होगा। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत क्या राज्य की राजनीति छोड़ देंगे? फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दिया है जिससे कि कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हरीश रावत ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वे अब देहरादून की राजनीति छोड़कर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य और राजनीतिक स्वास्थ्य दोनों स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं। इसका अर्थ बताते हुए रावत ने कहा है कि विचार यह है कि उत्तराखंड से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया जाए। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने अपने दिल्ली के दिनों और दोस्तों को भी इस मौके पर याद किया। मेरा स्वास्थ्य और राजनीतिक दोनों परिवर्तन चाह रहा है, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा। साथ ही उन्होंने कहा है कि किस स्थान परिवर्तन की बात कर रहे हैं हरीश रावत। जिस तरीके से इस पोस्ट में देखा गया है, ये एक अहम सवाल बनता है कि आखिर किस स्थान परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि हरीश रावत की तरफ से साझा किया गया है फेसबुक पर। और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे दोनों स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं, यानी कि राजनीतिक स्वास्थ्य और उनका अपना स्वास्थ्य भी। इस पर अधिक जानकारी के साथ रोहित सोनी हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानकारी चाहेंगे, हरीश रावत ने जो फेसबुक पोस्ट किया है, इस फेसबुक पोस्ट के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। क्या मायने इसके हम समझ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, हरीश रावत का एक चेहरा काफी कटाव नेताओं जैसा है। खासकर हम उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो हरीश रावत एक वो पन्ना है जिसे पढ़े बिना खासकर उत्तराखंड की राजनीति को समझा नहीं जा सकता। और हरीश रावत जो भी बात कहते हैं उनके कई मायने निकाले जाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो पोस्ट डाली है उसमें उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। मुख्य रूप से देखे तो उन्होंने अपने खुद के स्वास्थ्य और राजनीतिक स्वास्थ्य, इन दोनों बातों का जिक्र करते हुए कहा कि अब उन्हें लगता है कि उन्हें अब दिल्ली जाना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं यह कि अब उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरह की जो हलचल अभी फिलहाल पैदा हुई है, वो खासकर प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के बनने के बाद, यानी उनकी नियुक्त होने के बाद प्रदेश के तमाम नेता जो है नाराज चल रहे हैं। इसी बीच में जो है हरीश रावत का यह पोस्ट इस वजह से मायने रखता है कि वह खुद जो है उत्तराखंड की राजनीति से अपने खुद को दूर करना चाहते हैं और वह दिल्ली में अब राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करने वाले हैं। और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने यह भी कहा, हालांकि इससे पहले भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में तमाम जिम्मेदारियां संभाली है। ऐसे में उनका कोशिश यह है कि जो उत्तराखंड के तमाम लोग, यानी कि जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, चाहे वो गढ़वाल के हो चाहे वो कुमाऊं को, उनको साधते हुए यह पोस्ट लिखा गया है। और उनकी कोशिश यह है कि दिल्ली में जा करके जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनको साधने की कोशिश किया जाएगा। उनके बीच में जो आकर के अपना एक वर्चस्व कायम करेंगे, इसको लेकर के इस पोस्ट में साफ साफ चीजें झलक रही हैं। और कुल मिलाकर कहे तो हरीश रावत अब चाहते हैं कि उत्तराखंड से वह बाहर निकले,
और ठीक, अब लेकिन दिल्ली रोहित जैसी सवाल जगह कहीं पर ना जो है कहीं ये अपने भी खड़े हो रहे हैं इस पोस्ट में, कहीं ना कहीं ये झलक भी हमें देखने को मिल रही है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो बदलाव चाह रहे हैं दोनों तरीकों से, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी, राजनीतिक स्वास्थ्य को लेकर भी। तो क्या हम ये समझ सकते हैं या ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है वो कांग्रेस का हाथ छोड़ दे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाली बात इसलिए भी हम नहीं कहेंगे कि शुरू से ही वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और अभी भी अपने पोस्ट के माध्यम से भी उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात कही है। दूसरा, अगर हम उनके स्वास्थ्य की बात करें तो वह उम्र के उस पड़ाव में है जब तमाम बीमारियों से घिरे भी रहते हैं, इससे पहले भी काफी बार वो बीमार पड़ चुके हैं। लिहाजा अपने स्वास्थ्य की चिंताओं को लेकर के भी वह दिल्ली इसलिए भी जाना चाहते हैं कि वहां उनका बेहतर इलाज हो सकेगा। दूसरा, राजनीतिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यह इसलिए भी है क्योंकि 2017 में भी 2 जगह से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, दोनों जगहों से उन्होंने विधानसभा चुनाव में करारी मात मिली। इस बार भी 2022 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, इस दौरान भी उनको करारी मात मिली। तो संभावना यह भी है कि हो सकता है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में जो है वह एक बार फिर से दांव खेल सकते हैं या फिर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं या फिर इसके इतर अगर हम बात करें तो वह दिल्ली में जो है जमीन तलाश सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो इनके संकेत दिए हैं वह दिल्ली जाने के संकेत दिए हैं और 2 रास्ते बचते दिल्ली जाने के, या तो वो लोकसभा के जरिए दिल्ली जाएंगे या फिर यहाँ से शिफ्ट कर दिल्ली में जो प्रवासी रहते हैं वहां किसी विधानसभा चुनाव से सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिलहाल उनकी कोशिश यही है कि दिल्ली में जो उत्तराखंड के प्रवासी रह रहे हैं उनको उन्होंने सीधा फोकस किया है और उनके बीच में अपनी पैठ बनाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड राजनीति से जिस तरह से बाहर होते जा रहे हैं या फिर उनका वर्चस्व उत्तराखंड में घटता जा रहा है, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 3 चुनाव वो हार चुके हैं, 2 बार 2017 में और 1 बार 2022 में। तो ऐसे में अब उन्हें उम्मीद नहीं लगा, उनके भविष्य नहीं लग रहा, इसीलिए अपने राजनीतिक स्वास्थ्य की भी उन्होंने बात की है और यही वजह है कि अब वो दिल्ली जाकर के जो है अपने राजनीतिक स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं या फिर यूं कहा कि अपनी जमीन को और मजबूत बनाने के साथ ही एक बेहतर काम खासकर उत्तराखंड वासियों के लिए करना चाहते हैं। इसको लेकर के भी उन्होंने इस बात का जिक्र ठीक, किया आपने है। उत्तराखंड वासियों का जिक्र किया रोहित, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे इस पोस्ट में जिस तरीके की झलक हमें देखने को मिली है, 2 तरीकों की बात भी उन्होंने की है कि दोनों तरीके के स्वास्थ्य में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड वासियों का जिक्र आता है, उन्होंने हालांकि अपनी ओर से कोशिशें तो बहुत की चुनाव को जीतने में और उत्तराखंड वासियों की आवाज को बुलंद करने में, कहीं ना कहीं क्या हम ये मान सकते हैं कि दिल्ली का दौरा और दूसरे मायनों में भी अहम हो सकता है उनका? अगर वो दिल्ली आते हैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है, क्या उनका पद बढ़ सकता है या फिर किसी अलग तरीके की जिम्मेदारी के साथ उत्तराखंड वापसी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए उनके पोस्ट के अनुसार अगर हम उस पर गौर करें तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनका मन यानी कि उनका राजनीतिक स्वास्थ्य और उनका स्वास्थ्य दोनों ही परिवर्तन चाह रहे हैं, यानी कि इसका मतलब यही है कि वह उत्तराखंड से जाना चाह रहे हैं, खुद भी अपने राजनीतिक जो जमीन है वह दिल्ली में तलाशना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हार मिली है उनको, उस हार के बाद वह यह कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो लोकसभा से चुनाव लड़ करके दिल्ली पहुंचे या फिर जो दिल्ली में तमाम उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, प्रवासी रह रहे हैं, उनकी संख्या भी लाखों है और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में भी उत्तराखंड प्रवासी हैं। तो ऐसे में उनको फोकस करते हुए हरीश रावत ने बात का जिक्र किया है और इस बाबत कोशिश कर रहे हैं कि वह पैठ बनाए, यानी कि वो दिल्ली की राजनीति में आप दखल देना चाहते हैं, दिल्ली की राजनीति में अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखने को मिला कि तमाम नेता नाराज चल रहे हैं और खासकर वर्तमान समय में जो है करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बनाए गए, तो उसके बाद से जो नाराजगियां काफी अधिक बढ़ गई है। प्रदेश के तमाम जिला संगठनों ने भी इस्तीफा दे दिया है, प्रीतम सिंह भी नाराज चल रहे, तो वही इससे उलट बात करें जो हरीश रावत के खास हरीश धामी थे वह भी नाराज चले, उन्होंने भी कांग्रेस को उपेक्षा करने। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं तो राज्य के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहली बार बागेश्वर जिले में पहुंचे। यहां पहुंचने पर डिग्री कॉलेज मैदान में जिला अधिकारी और एसपी ने बुके देकर के महामहिम का स्वागत किया। वहीं पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डिग्री कॉलेज से राज्यपाल कार से विकास भवन के नवीन सभागार पहुंचे। यहां उनकी जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वन अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से बैठक की। वहीं उन्होंने विकास भवन परिसर में लगी विकास प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि के साथ बैठक की और अहम जानकारी भी हासिल की। आप सबको जय हिंद। और आज मैं बागेश्वर में आके बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि जिस प्रकार आपने कहा संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज, जो मौका है वो अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड है। मैंने जिस प्रकार आज
बहुत डिटेल ब्रीफिंग लिया। जो डीएम साहब, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस वाले हैं, उनसे बहुत विस्तार में मैं जानना चाहता था कि बागेश्वर में वो क्या चीज़ है जो अलग है, और सच कहूँ तो बहुत कुछ अलग है। और यहाँ पर जो सबसे खुशी मेरे को हुई है कि जिस प्रकार से एक इवेंट्स का टर्न हुआ है, एक पैशन का टर्न हुआ है, और वो भी तब हुआ है जब कोविड महामारी का समय चल रहा था। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को विकास कार्यों के प्रति आश्वस्त किया है और कहा है कि बीजेपी की सरकार ने जो संकल्प दिया वे सभी संकल्प पूरे होंगे। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता को पीएम मोदी ने आश्वस्त किया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का सफर पूरा होगा और उसके तहत अब तक पिछले 5 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड में दी हैं। और प्रथम नागरिक हमने गरीब परिवारों के लिए की है, उसके लिए भी हमने बजट का प्रावधान कर दिया है। वो भी हम आपके सामने जल्दी से जल्दी उसको धरातल पर उतारने वाले हैं। हमने जो जो संकल्प लिए हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में, जैसा उन्होंने, आपको ध्यान होगा, परेड ग्राउंड पर आकर कहा था कि मैंने 5 साल पहले आकर यहाँ पर कहा था कि हम उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड का विकास करेंगे, और उस पर उन्होंने कहा कि मैं आज आपके बीच में आया हूं तो 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर विधानसभा के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहर में जो भी समस्याएं हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी के कार्य हैं और मच्छी बाजार को शिफ्ट करने की बात हो, उन सभी पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही जनता की समस्याओं का निदान भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस प्रकार से जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया, उसने उनके द्वारा प्रदेश की जनता को आभार प्रकट किया जाता है। उनको पुनः इस क्षेत्र से भारी बहुमत से जिताकर भेजा है। हम यहाँ की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करते हैं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करते हैं। और जो उन्होंने शहर के बारे में, स्मार्ट सिटी हो या व्यापारी भाइयों से संबंधित हो या मच्छी बाजार की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं। उन सभी समस्याओं पर हम काम करेंगे, उन सबके समाधान के लिए काम करेंगे और जो भी संकल्प हमने लिए हैं वो सारे संकल्पों को हम पूरा करेंगे। वहीं अल्मोड़ा में सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाया गया है और वहीं आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती पर धांधली का आरोप लगाया है। सांसद प्रदीप टमटा ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की है। ये सरकारी के यहाँ पूरी दाल खाली है, चाहे तमाम तरह के घोटाले। और इस समय तो सहकारिता के संदर्भ में हमारे पूर्व अध्यक्ष ने सवाल उठाया भी है। सहकारिता मंत्री जी, जिनको बड़ा पावरफुल कर दिया गया है, स्वास्थ्य की दशा बुरी हालत है, वो बहुत बड़ा एक घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला है। हम कहते हैं कि अगर मंत्री विभाग में रहते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सरकार की हम जांच करेंगे और जिस पर आरोप है वही विभाग का मुखिया होगा, तो जांच किस बात की है। तो अल्मोड़ा की खबर आपको बता रहे, जहां पर टमटा ने धन सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की है। सहकारी बैंक भर्ती में धांधली का आरोप लगाया है और साथ ही इसी मामले को लेकर के सांसद प्रदीप टमटा ने आरोप लगाया और इस्तीफे की मांग कर दी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मंगलवार को यशपाल आर्य ने प्रीतम सिंह से उनके आवास पहुंच करके मुलाकात की और इस मौके पर प्रीतम सिंह ने यशपाल आर्य को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने चाय पीते हुए कुछ देर आपस में बातचीत की। वहीं इस मुलाकात को कांग्रेस विधायकों के विरोध से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित उप नेता प्रतिपक्ष के चयन के बाद से ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह नाराज चल रहे हैं।
बता दें कि 2022 के चुनावी परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के साथ उपनेता प्रतिपक्ष का भी चयन कर लिया है। वहीं इन नामों की घोषणा होने के बाद से ही उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह इन नए नामों की घोषणा के बाद से ही नाराज चल रहे थे। साथ ही उन्होंने गुटबाजी का आरोप साबित होने पर विधायक पद से इस्तीफा तक दे दिए जाने का ऐलान कर दिया था। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे जहां पर यशपाल आर्य ने प्रीतम सिंह से मुलाकात की और दोनों की मुलाकात के दौरान का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें कि यशपाल आर्य जब प्रीतम सिंह से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर उनसे मुलाकात की और उसके बाद कई देर तक उन दोनों के बीच में चर्चा भी हुई। वहीं मसूरी में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने शहर के कई स्थानों पर छापेमारी की। टीम ने मसूरी के व्यापारी प्रतिष्ठान में छापेमारी की, जहां प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के बजाय घरेलू सिलेंडर का प्रयोग हो रहा था। विभाग ने छापेमारी का पहला दिन होने के कारण कई लोग द्वारा अपने प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिनको किसी भी हाल में प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी गई। अधिकारियों का कहना है कि अभियान भविष्य में जारी रहेगा। वो प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। अभियान है, इस प्रकार के अभियान हम निरंतर चलाते रहते हैं। बीच बीच में जो एक डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ के लिए हम कमर्शियल संस्थानों में ये होता है, तो अभियान हम चलाते रहते हैं। पूर्व में चलाते हुए आए हैं, अभी भी हम लगातार कार्रवाई पर लगे हुए हैं। छोटे बड़े सही प्रतिष्ठान पे हम जाके देख रहे हैं, तो अभी वर्तमान में पाया गया कि सभी जगह जो है कमर्शियल सिलेंडर का यूज़ किया जा रहा है। छोटे जो हमारे रेडी वाले और जो ये मैगी चाउमिन मोमो का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास छोटे जो कमर्शियल सिलेंडर 5 किलो के हैं वो उसका इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अभियान आगे भी चलता रहेगा। ये बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि खाद्य आपूर्ति निरीक्षक द्वारा जो है आज बाज़ार में चेकिंग की गई है डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडरों की। ये रूटीन एक चेकअप है जो लगभग हमेशा ही होता है और मसूरी में लगभग सभी दुकानों पे लोग जो है कमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। फिर भी एक जागरूकता के तौर पे, एक अवेयरनेस के तौर पे हमारे खाद्य आपूर्ति निरीक्षक विभाग द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, जिसके और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में वन अग्नि की बढ़ती जा रही है घटनाएं। तो 24 घंटे में 45 नए वन अग्नि के मामले सामने आ चुके हैं और लगातार आगजनी को लेकर के जो खबरें सामने आ रही है, जंगलों की आग पर वन विभाग की तरफ से भी लगातार इस पर नजर बनाई जा रही है। लेकिन उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल और प्रमुख वन संरक्षक छुट्टी पर बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के वन विभाग से जुड़ी हुई दे रहे हैं। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और 24 घंटे में कुल 45 नए वन अग्नि के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। तो जंगलों की आग पर वन विभाग के मुखिया ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिस वजह से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि उत्तराखंड में जो जंगल हैं, जंगलों में लगातार आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही है। रोहित सोनी इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि उत्तराखंड में वन अग्नि की जो घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन वन विभाग का कहीं भी ध्यान नहीं इस पर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए वन अग्नि की जो घटना है लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 45 से 80 मामले सामने आए हैं और करीब 75 हेक्टेयर वन भूमि जो है वह जल गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो वन विभाग काफी संदिग्ध इस बात को लेकर बता रहा है कि हम तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं ताकि वन अग्नि पर रोकथाम लगाई जा सके। तो वहीं इसके उलट अगर हम बात करें तो जो वन विभाग के दोनों प्रमुख यानी कि कैबिनेट मंत्री जो सुबोध उनियाल है और दूसरे विनोद सिंघल जो प्रमुख वन संरक्षक हैं, दोनों ही लोग छुट्टी पर हैं। हालांकि जो मंत्री सुबोध उनियाल है वह मुंबई गए हुए हैं एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए। तो वहीं करीब 23 से 24 तारीख तक के लिए जो वन प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल है वह अभी छुट्टी पर चल रहे हैं और दोनों ही लोगों की छुट्टी जाने पर कहने के वन विभाग में अब एक बड़ी चुनौती हो गई है कि किस तरह से दिशा निर्देश दिए जाएंगे, वन अग्नि के रोकथाम को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी, ये एक सवालों के घेरे में आ गया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से वन अग्नि भल रही तो ऐसे में उनकी जरूरत यहाँ पर थी, प्रमुख संरक्षक की जरूरत यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी आदेश जारी किए गए थे कि वन अग्नि के दौरान किसी भी कर्मचारी या फिर अधिकारी की छुट्टी नहीं की जाएगी।
बावजूद इसके जो प्रमुख वन संरक्षक है वो खुद भी छुट्टी पे चले गए। तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है, क्योंकि वन अग्नि लगातार बढ़ रही, तो वही दोनों प्रमुख जो वन के हैं वह छुट्टी पर चले गए हैं। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद रोहित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल वन अग्नि के मामले को लेकर के अभी तक वन विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। और वहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर के साइकिल यात्रा पर निकले युवा का खटीमा में स्वागत किया गया। खटीमा के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने साइकिल यात्री सुंदरराम मीणा का भव्य स्वागत किया। 12 अप्रैल को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर के सुंदरम मीणा नामक युवक ने साइकिल यात्रा शुरू की। वहीं उनके पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने को लेकर के चलाए अभियान की सभी लोगों ने जमकर सराहना की। खटीमा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर के यात्रा पर जब यहाँ ये युवक पहुंचा तो उसका सबसे पहले तो भव्य स्वागत किया गया और उसकी सराहना भी की गई। लखनऊ से प्रारंभ करी, वन पर्यावरण मंत्री जी ने भगवा झंडा दिखा के इसको रवाना किया और सीतापुर, लखीमपुर खीरी होते हुए पीलीभीत और पीलीभीत से आज यहाँ हूँ। और इसके 2 उद्देश्यों के लिए काम कर रहा हूँ, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिसमें कि स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी संस्थाओं में जाना और इस यात्रा के दरमियान लगभग 1 लाख बैठक करना जो भारत में छोटी बड़ी, इस उद्देश्यों को लेकर पर्यावरण। और वहीं उधम सिंह नगर में तहसील खटीमा के गांव में पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि सिसैया, बगुलिया, झाऊपरसा और बांधा, बुलवा, खैरानी और वन महोलिया समेत गांवों में शारदा सागर डैम का पानी ओवरफ्लो होकर के आबादी क्षेत्र में घुस गया है, जिसके बाद घर, मकान, खेत, खलिहान, फसल, रास्ते सब कुछ जलमग्न हो गए हैं। हालात से परेशान और मजबूर होकर के ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में घर से निकलना, बच्चों का स्कूल जाना भी दूभर हो चला है। इतना ही नहीं, पानी के ओवरफ्लो से सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब करके बर्बाद हो गई है। पानी भर दिया गया है और पानी भरने से हम लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हैं। शौचालयों में तक पानी घुस गया है, जिससे कि बच्चों को बाहर आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं या शौचालय करने में दिक्कतें हो रही हैं। शौचालय में पानी भर जाने के कारण सांप वगैरह वगैरह, पानी के अन्य जानवर जैसे मगरमच्छ वगैरह घर में घुस जा रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमें पानी भर दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। बच्चों